So, moving ahead, now we will start with our chapter number 4. Chapter number 4 from your module, and chapter number 4 from your Companies Act, that is the chapter for share capital and debentures. ये चैप्टर काफी ज्यादा आपका लंबा रहेगा एंड डेफिनेटली इसमें से काफी कुछ आप अपने कंपनी अकाउंट्स के साथ भी लिंक कर पाओगे. बहुत सारे प्रोविजंस, जैसे हम यहाँ पे ईसॉप के बारे में पढ़ेंगे. आपने ईसॉप का अकाउंटिंग एंट्री अकाउंट्स में सीखोगे. हम यहाँ पर बोनस इशू के बारे में पढ़ेंगे. अभी बोनस इशू का भी अकाउंटिंग एंट्री आपको मिल जाएगा अकाउंट्स में. यहाँ पर हम पढ़ेंगे बाईबैक के बारे में, तो बाईबैक का भी आपको प्रोविजन अकाउंट्स में मिल जाएगा. हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी आपको आपके अकाउंट्स के अंदर मिल जाएगा इन द चैप्टर कॉल्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. बाईबैक तो आपका बाईबैक खुद ही एक चैप्टर है. बोनस तो खुद ही एक चैप्टर है. ईसॉप तो ये खुद ही एक चैप्टर है. हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये भी आपका एक अपना चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो जो लीगल प्रोविजन है या स्टूडेंट फटर्निटी में जैसे बात करते हैं थियरी, वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे. मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लॉ का प्रोविजन अकाउंट्स के साथ लिंक करवा दूं. इनमें से कोई भी टॉपिक आपका अकाउंट्स में हुआ है? इनमें से कोई भी टॉपिक इनमें से आपका हुआ है अकाउंट्स के अंदर? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुआ है. ओके, तो आप काफी हद तक यहाँ पे उसको लिंक कर पाओगे. ईसॉप छोड़ के सब हो गया. ओके, वेरी गुड, फिर तो बहुत ही अच्छा है. आप यहाँ पे सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और काफी अच्छे से आप अप्रिशिएट कर पाओगे. इनफैक्ट you will understand what is the logic behind the journal entries. ये जो जर्नल एंट्रीज है, कि ये जर्नल एंट्री इसी सीक्वेंस में पास होना है. ठीक है, आप ये सब वहां पर समझ पाओगे. तो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम जब तक बाईबैक तक पहुंचेंगे, बाईबैक का सेक्शन नंबर है 68, जब तक हम बाईबैक तक पहुंचेंगे तब तक मेरे हिसाब से आपका अकाउंट्स में बाईबैक भी कंप्लीट हो जाएगा. बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर श्योर. ठीक है, तो आप इसको लिंक करना. और सबसे अच्छा क्या होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बाईबैक पढ़ा दिया अकाउंट्स, तो मतलब जैसे लॉ में आपका बाईबैक हो गया, मैं आप लोगों को बोलूंगा इमीडिएटली आप अपने कंपनी अकाउंट्स के अंदर बाईबैक का वापस से प्रैक्टिस कर लेना. तो फिर आप बाईबैक को फिर कभी भी नहीं भूलोगे. आपका प्रोविजन एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा. सेम वे जिस दिन मैंने आपको यहाँ पे बोनस इशू पढ़ा दिया, इमीडिएटली जाके आप बोनस इशू को पढ़ लेना अकाउंट्स में. तो फिर आपका बोनस इशू भी, मतलब लॉ का तो प्रिपरेशन हो ही जाएगा, प्लस अकाउंट्स भी साथ में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. एंड ओवरऑल जो आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. सर आपने कभी ऐसा किया क्या? यस, ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद के साथ भी किया था और स्टूडेंट्स के साथ भी किया था. दोनों फेटर्निटी को काफी फायदा हुआ, मुझे भी और उनको भी. और मैंने तो क्यों किया, क्योंकि मेरे पास मजबूरी था. आई वॉज परस्यूइंग सीए, आई वॉज परस्यूइंग सीएस, बोथ ऑफ देम टुगेदर. तो बॉस मैंने यहाँ पे लॉ पढ़ के आता था और यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ता था, और कोइंसिडेंटली ये एक साथ मेरे हो गए. तो इसकी वजह से क्या फायदा हुआ, ये दोनों मेरा एक साथ कॉन्क्रीट प्रिपेयर हो गया. सो क्योंकि मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज और सब ज्यादा अच्छे से पढ़ा, तो मेरा जो लीगल प्रोविजन था वो ज्यादा अच्छे से मुझे याद हो गया. और क्योंकि मैंने लीगल प्रोविजन अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे यहाँ पे जर्नल एंट्री का लॉजिक समझ में आ गया कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे ही क्यों. तो दोनों जगह मेरे को म्यूचुअल यहाँ पे बेनिफिट हुआ था. ठीक है, सो आप ये चीज जरूर से करना, डेफिनेटली आपको भी बेनिफिट होगा. सो चैप्टर नंबर 4 जो आपका है, ये स्टार्ट होता है आपके सेक्शन नंबर 43 से, और काफी लंबा चैप्टर आपका रहेगा. हम चैप्टर 43 से लेके यहाँ पे भी शुरू करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. फिर आ जाएगा हमारे पास सेक्शन नंबर 44, जिसमें हम बात करेंगे द काइंड्स ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. फिर 45 नंबरिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, वोटिंग राइट्स, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर. हमने जैसे अभी देखा वेरिएशन इन द आर्टिकल्स अपना प्रोस्पेक्टस, वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर. फिर हम यहाँ कवर करेंगे कॉल्स कैसे मंगवाया जाएगा शेयर्स के ऊपर. फिर हम यहाँ पे डिविडेंड के ऊपर थोड़ा सा प्रोविजन पढ़ेंगे कि कैसे आपको डिविडेंड पे करना है, पेड अप कैपिटल. फिर आ जाएगा जब आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो तो क्या होता है.
डिस्काउंट पे आप कैसे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, हम स्वेट इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे। यस, स्वेट इक्विटी इज अनदर टॉपिक जो आपने लॉ में पढ़ा है, अपने अकाउंट्स में पढ़ा है, और वही आप वापस से यहाँ पढ़ोगे। फिर आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का आ जाएगा। उसके बाद में आप फर्दर इशू पढ़ोगे तो सेक्शन 62 जो हमने बार बार देखा था वो आएगा आपके पास। फिर बोनस इशू आ जाएगा। ऐसे करते करते फिर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, देन योर बायबैक, बायबैक के सारे प्रोविजन, और फिर डिबेंचर्स। तो ऐसे करते करते सेक्शन 43 से हम ऑलमोस्ट सेक्शन 72 तक पहुंच जाएंगे। आप देखो काफी सारा हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा 43 से लेके 72 तक। और लंबा चलेगा ये सीरीज, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 हफ्ते। टुडे इज ट्यूसडे, ऑलमोस्ट आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे तक हमारा ये सेशन जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा इसमें टाइम लगे। और एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आते हैं। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। शेयर कैपिटल, सो यू हैव शेयर कैपिटल। अभी सिंपल पॉइंट है यहाँ पे, इधर बता रहा है आपको सेक्शन 43 दैट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स shall be of two kinds, namely either equity share capital or it will be प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ना इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो यहाँ पे दो कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया है। वन इज इट सेज दैट द इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी विद वोटिंग राइट्स, और इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी विद रिस्पेक्ट टू द, और इट कैन बी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल राइट्स। अब ये डिफरेंशियल राइट्स जो है ये आपको हो सकता है डिविडेंड के लिए हो, ये हो सकता है वोटिंग के लिए हो, या फिर अदरवाइज। क्या इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डिफरेंशियल राइट्स कहीं पर डिफाइन किया गया है? क्या डिफरेंशियल राइट्स को डिफाइन किया गया है? क्या डिफरेंशियल राइट्स और को डिफाइन किया गया है? बताइए, क्या डिफरेंशियल राइट्स को कहीं पर डिफाइन किया गया है? चेक करो और मुझे बताओ, सेक्शन 2 में क्या डिफरेंशियल राइट्स को डिफाइन किया गया है? व्हाट इज डिफरेंशियल राइट्स? आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं, नेमिन बोलते हैं नहीं। ओके, क्या शेयर को डिफाइन किया गया है? क्या शेयर को डिफाइन किया गया है? क्या शेयर को डिफाइन किया गया है? प्रथमेश इज सेइंग यस। ओके, एवरीवन इज सेइंग यस। क्या इक्विटी शेयर को डिफाइन किया गया है? क्या इक्विटी शेयर को डिफाइन किया गया है? नो। अच्छा, क्या प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन किया गया है? क्या प्रेफरेंस शेयर्स को डिफाइन किया गया है? नो। ओके, तो हम यहाँ पे एक पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जिसमें सिर्फ शेयर को डिफाइन किया गया, तो आपके पास शेयर का डेफिनेशन है। ठीक है, शेयर इज डिफाइंड, बट इक्विटी शेयर is not defined, then preference share is not defined। इसके अलावा ये डिफरेंशियल राइट्स वाले जो शेयर्स हैं दिस इज आल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सर इसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं तो होना जरूरी है कि सर ये एक पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट है, सर कैसे पता चलेगा कि ये इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है? तो इसके लिए सेक्शन 43 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है। एक नहीं है, बेसिकली 3 एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया हुआ है व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। अब लाइफ में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज सिंपल है तो वो है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का डेफिनेशन, सेम लाइक द डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल? So with reference to any company limited by share means all share capital which is not preference share capital. So what is equity share capital? What is equity share capital? A share capital or share which is not preference share। तो आपको सिंपली यहां पर क्या चेक करना होगा कि सर ये जो हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट है क्या ये प्रेफरेंस शेयर्स है? आप लोगों के आईटी में फ्लो चार्ट है ना?
तो ये आंसर आता है. इज दिस अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दिस इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? इफ दिस इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ये प्रेफरेंस, एंड इफ दिस इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, बट आपको ऐसा फ्लो चार्ट मिलेगा. ओके. चलो जी. तो सर हम कैसे पता करेंगे दैट इट इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? तो ये भी कहीं ना कहीं डिफाइंड होना चाहिए. तो ये आपके सेकंड एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है. और क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल with reference to any company limited by shares means part of the issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to क्या क्या? preferential right with respect to the payment of dividend. अब ये dividend कैसे हो सकता है? either a fixed amount or an amount calculated at the fixed rate which may be either free or subject to income tax. Okay. And दूसरा यहां पर क्या बता रहा है? रीपेमेंट कभी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल of the amount of share capital paid up or deemed to be have been paid up, whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium or premium on any fixed scale specified in the memorandum or articles of association. तो basically in case of repayment of capital, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में इनके पास क्या रहेगा? एक प्रेफरेंशियल राइट रहेगा कि इनका कैपिटल इनको पहले मिलेगा, और एक प्रेफरेंशियल राइट इनके पास क्या होगा कि इनको एक फिक्स्ड डिविडेंड अपना मिलते रहेगा. अब वो हो सकता है चाहे फिक्स्ड अमाउंट हो या हो सकता है फिक्स्ड रेट से हो. तो सर जिस भी शेयर कैपिटल में ये दोनों राइट्स होंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फिक्स्ड, अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि क्या वो दो राइट्स है, क्या वो दो राइट्स है. तो अगर आंसर है यस वो दो राइट्स है तो ये शेयर क्या बन जाएगा? प्रेफरेंस शेयर. और अगर ये दो राइट्स नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा. सर व्हाट इफ हमारा जो शेयर इशू हुआ है उस शेयर का नेचर ऐसा है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड तो फिक्स नहीं मिलेगा, बट हाँ कंपनी ने अग्री कर दिया है कि इनकेस कंपनी वाइंड अप हो गई या फिर जब रीपेमेंट करने का बात होगा तो आपको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा. तो आप बताओ क्या आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो? आर यू होल्डिंग अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? आप बताइए. निधि को हमने सी, आप यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लो, कंपनी ने यहाँ पे निधि को शेयर इशू किया और उसमें क्या बोला? देखो डिविडेंड तो हमारी मर्जी होगी तो ही हम पे करेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, मर्जी होगी तो पे करेंगे, इसका कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे पास. लेकिन हाँ ये हम जरूर गारंटी दे सकते हैं कि आपको एक प्रायोरिटी मिलेगा जब बात आएगा किसका? रीपेमेंट का. तो आपको पैसा पहले मिल जाएगा. सो इज निधि अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर? इज शी होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स और शी इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स? बताइए. इक्विटी. अच्छा आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि सर प्रेफरेंस में यहां पर बीच में वर्ड क्या ऐड कर दिया है? एंड. और एंड का क्या मतलब होता है सर? ये दोनों चीजें होनी चाहिए तभी वो प्रेफरेंस होगा, नहीं तो सर वो तो इक्विटी हो जाएगा. चलिए ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो, और ऐसा ही होता था. अब अगर आप देखो तो यहाँ पे एक तीसरा एक्सप्लेनेशन आ गया. देखिए शायद अब आपका आंसर चेंज हो जाए. अब यहाँ पे क्या बताया भाई? कैपिटल शैल बी ओ deemed to be preference capital
notwithstanding that it is entitled to either or both of the rights. मतलब इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों राइट्स अगर आपके पास हैं तो आप क्या हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑन डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब क्या क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड्स, मतलब जब बात होएगा डिविडेंड्स का, in addition to the preferential rights to the amount specified in subclause A of clause 2, it has a right to participate whether fully or to a limit extent with capital not entitled to the preferential right aforesaid। और दूसरा क्या बता रहे, in respect of capital in addition to the preferential right to the repayment on the winding up of amounts specified in subclause B of clause 2, it has a right to participate whether fully or to a limit extent with capital not entitled to preferential right in any surplus which may remain after the entire capital has been repaid। अभी क्या मतलब है आपका, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हो गया, व्हाट इज डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैं चाहता हूं आप लोग यहां पे थोड़ी देर इसको पढ़ो और इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि वो क्या बता रहा है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक एक करके आप इसको ब्रेक करके पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूं। एनीवन हु वुड लाइक टू अटेम्प्ट। प्रेफरेंस शेयर का राइट्स नहीं मिलेगा, ओके okay? और थोड़ा डिटेल में प्रथमेश। प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है और कैपिटल मिला तो डीम्ड, और प्रॉफिट्स, कोई प्रॉफिट बच गया और पहले मिला तो डीम्ड, सेकंड को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से इसमें पढ़ो तो डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए उन्होंने ये बताया हुआ है डिविडेंड के लिए कि इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट्स, ठीक है, विच इज स्पेसिफाइड हियर, ये देखो ये वाला फिक्स्ड अमाउंट का, तो एक जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको जो मिलना है वो मिल रहा है, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुल्ली
or to a limited extent with capital and not entitled to preferential right. अब इसमें क्या मतलब आ गया कि आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, आपको प्रेफरेंशियल राइट्स जो है, ठीक है, जो यहां पर आपका प्रेफरेंशियल राइट है, एक फिक्स डिविडेंड आपको जो मिलना है उसका जो प्रेफरेंशियल राइट है, उसके लिए आपको यहां पर बता रहा है दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट्स, जो फिक्स डिविडेंड आपको मिल रहा है, टू द अमाउंट स्पेसिफाइड, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट विद कैपिटल। मतलब कैपिटल रीपेमेंट में आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, डिविडेंड। जैसे निधि वाला केस हो गया, निधि वाले केस को हम यहां पे अगर उल्टा करते हैं, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि निधि को फिक्स्ड सपोज फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल रीपेमेंट का कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा यहां पर क्या बता दिया दैट इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट ऑफ द रीपेमेंट, जो सेकंड वाला केस हमने एक्चुअल में यहां पे डिस्कस किया था कि निधि को प्रायोरिटी मिलेगा, इट हैज वेदर, ये देखो, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट in what, in case of repayment, whether fully or to a limited extent with capital not entitled to preferential right in any surplus which remain after the entire capital has been repaid. तो basically अगर partially भी आपका यहाँ पे वर्कआउट हो गया तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, you will get, this will be deemed to be the preference shares. अरे समझा, deemed to be preference shares, समझा, राइट right? तो इस तरह से निधि वाले केस में, निधि वाले केस में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। गाइस ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ? ओके अब हमने इक्विटी को समझ लिया, हमने प्रेफरेंस को समझ लिया, हमने डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स को समझ लिया। तो बेसिकली शेयर्स तो हमारा समझा हुआ ही था, शेयर मींस पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, ये तो समझा हुआ था। इक्विटी को भी समझ लिया, प्रेफरेंस को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं डिफरेंशियल राइट को, कि सर डिफरेंशियल राइट क्या होता है। तो देखो डिफरेंशियल राइट का क्या मतलब होता है, इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट। तो आप मुझे बताओ इक्विटी शेयर क्या होगा, इक्विटी शेयर विल बी आइदर विथ वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विल बी विथ डिफरेंशियल राइट्स विद रिस्पेक्ट टू आइदर डिविडेंड और वोटिंग। क्या प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स होगा, क्या प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स होगा, विल अ प्रेफरेंस शेयर हैव वोटिंग राइट्स, will the preference share have voting rights? Answer is no. प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स नहीं होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में यहां पर सेक्शन 43 कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रेफरेंस शेयर विल बी विद द वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर में सर उनको वो दो प्रेफरेंशियल राइट्स मिल रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप बताओ इज दिस क्लियर, ये क्लियर हुआ? अच्छा अब हम बात करते हैं सिर्फ इस वाले पार्ट को, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल राइट्स इन सबको। सो हियर इट इज, सो फर्स्ट एग्जांपल यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ये जो आपने यहां पे पढ़ा ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। और ये वाला जो आपने पढ़ा है इसको हम बोलते हैं डीवीआर, डीवीआर शेयर्स। ठीक है, आप आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ोगे तो इनको एसआर शेयर बोलते हैं। अब आप देखो इक्विटी शेयर्स ना, इफ आई से ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, सो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर मतलब you have, if you are holding one share, this one share will give you one voting right plus this share will give you one portion of dividend। अब सर ये वन पोर्शन ऑफ डिविडेंड का क्या मतलब हो रहा है, देखो वन पोर्शन ऑफ डिविडेंड का ये मतलब हो गया कि सपोज कंपनी ने 10 लाख रुपीस अर्न किए हैं, ठीक है, और कंपनी में टोटल 50,000 शेयर्स है, तो आपने कंपनी में कितना अर्न कर लिया पर शेयर, सो आपका अर्निंग्स पर शेयर जो है वो हो गया
₹20 पर शेयर। ठीक है, आपका अर्निंग्स जो हो गया वो कितना हो गया, ₹20 पर शेयर। अब सपोज करो कंपनी ऐसा बोलती है कि हम जो भी कमा रहे हैं उसका 40% हम क्या करेंगे, एज डिविडेंड पे करेंगे। तो आप मुझे बताओ आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। यू विल गेट अ डिविडेंड ऑफ ₹8। आपको ₹8 का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो वन पोर्शन ऑफ डिविडेंड। तो अगर किसी और के पास एक और इक्विटी शेयर है तो उसको भी कितना डिविडेंड मिलेगा, ₹8। सो एवरीवन इज गोइंग टू गेट ₹8। सो वन पोर्शन ऑफ डिविडेंड यू आर गोइंग टू गेट एंड यू विल गेट वन वोटिंग राइट। सो दिस इज इक्विटी शेयर which are ordinary. Now let's come to the differential rights वाला शेयर। अब अगर मैं बात करता हूं the equity shares with differential rights, तो यहां पर स्टोरी देखो कैसे चेंज हो जाएगा। जब हम बात करते हैं डिफरेंशियल राइट्स का तो यहां पर कैसे हो जाएगा, वन शेयर इज इक्वल टू, अब देखो दो तरीके से हो सकता है। अगर मैं बोलता हूं आपके पास डिफरेंशियल राइट्स है वोटिंग का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन शेयर इज नॉट इक्वल टू वन वोट। ओके, वन शेयर इज नॉट इक्वल टू वन वोट। ये हो जाएगा आपका वन शेयर इज इक्वल टू, लेट्स टेक एग्जांपल, 2 वोट्स। तो सपोज यहां पर अगर आपके पास एक शेयर है और आप बोलते हो यस मैं इस रेजोल्यूशन के फेवर में हूं, तो आप मुझे बताओ कितने लोगों का यस सुना जाएगा। विल वी से वन यस और वी विल हियर 2 यस। आपको क्वेश्चन समझा, करेक्ट, तो आप लोगों ने आंसर ही कर दिया। यहां पर दो, क्योंकि आपके पास दो वोटिंग राइट है कंपेयर टू द पर्सन हु इज होल्डिंग द इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। और अगर सपोज करो मैंने आपको बोला यू हैव डिफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, और मैं यहां पे आपको बोलता हूं यू विल गेट 2 पोर्शंस ऑफ डिविडेंड। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे पिछले केस में हमने देखा था डिविडेंड पर शेयर ₹8 है, तो आप मुझे बताओ इस शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। इफ डिविडेंड पर शेयर इज ₹8, this implies that this shareholder is going to get ₹16, that is double the portion of dividend। आया समझ में आपको, ये पॉइंट आया समझ में, ठीक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर कोई इस टाइप का शेयर क्यों इशू करेगा, कि सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है और डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स है, सर ऐसा क्यों होता है। तो देखो ये जो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर होते हैं ये दो कैटेगरी के लोगों को इशू किया जाता है। या तो आपके कंपनी के अंदर जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, या फिर जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो गया, या फिर लेट्स से आपके कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, वो इशू करते हैं कौन से वाले, वो इशू करते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर। क्यों, क्योंकि इनको वोटिंग राइट्स ज्यादा चाहिए, इनको डिविडेंड से मतलब नहीं है। अभी आप एक सिंपल सा पॉइंट बताओ, इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, फॉर एग्जाम्पल इन रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे बताओ मिस्टर मुकेश अंबानी, या अगर आप यहाँ पे अंबानी फैमिली की बात करो तो उनको किस चीज का चिंता होगा, डिविडेंड का या वोटिंग राइट का। उनको किस चीज का चिंता होगा, वोटिंग राइट का। सो इन दैट केस अंबानी फैमिली क्या करेगा, वो डिविडेंड वोटिंग राइट वाले शेयर्स को इशू कर देगा। वो बोलेंगे हमें वोटिंग ज्यादा चाहिए, हमें डिविडेंड से मतलब नहीं है, डिविडेंड तो भाई अपने हाथ की चीज है, ठीक है, जब मन तब हम डिक्लेयर कर देंगे, जब मन तब हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमें कंट्रोल चाहिए। तो ये जो
प्रमोटर्स होते हैं, क्वालिफाइड बायर्स होते हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हर समय नहीं, बट जैसे मैंने आपको बताया QIB के अंदर भी अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड आपके पास कुछ ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, हालांकि इनमें भी QIB आ सकता है, बट आपको मैं बता रहा हूँ QIB क्यों आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, बट ऐसे कुछ जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है या फिर एक ऐसे कैटेगरी के इन्वेस्टर्स है जिनको किसमें इंटरेस्ट है, और द इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन डिविडेंड्स एंड नॉट कंट्रोल। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को कंपनी में लेके आना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, इनको हम ये वाले शेयर्स इशू करते हैं, डिफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड्स, हम इनको ऐसे वाले शेयर्स इशू करते हैं, और बदले में इनको हम क्या बोलते हैं कि आपका वोटिंग राइट कम हो जाएगा। इनको ऐसा इशू करके हम बोलते हैं चलो आपका वोटिंग राइट थोड़ा कम करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, आप ध्यान रखना ऐसा जरूरी नहीं है, बट इस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाता है। आप ऐसे समझो जैसे कंपनी की एक प्रमोटर है, ठीक है, ये कौन है प्रमोटर, लेट्स से सलोनी, सलोनी इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सलोनी बोले कि मेरे को तो क्या चाहिए, कंपनी में कंट्रोल चाहिए, डिविडेंड वगैरह से मतलब नहीं है। और यहां पे एक और इन्वेस्टर है, लेट्स से यश, यश बोलता है मुझे कंट्रोल में इंटरेस्ट नहीं है, इसको क्या चाहिए, इसको एक अच्छा खासा डिविडेंड चाहिए, क्योंकि सलोनी कंपनी की प्रमोटर है। सलोनी यश को क्या बोलेगी, एक काम करो यश, आप कंपनी में रुपए कंट्रीब्यूट करो, कंपनी को फंड्स मिलेगा, मैं भी पैसे कंट्रीब्यूट करती हूँ, मुझे भी फंड्स मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरे को DVR वाले शेयर्स आ जाएंगे, तो मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे वोटिंग राइट ज्यादा मिल जाएगा, और आपके पास यहाँ पे वोटिंग राइट कम होगा, बट आपको जो डिविडेंड है वो ज्यादा मिलेगा। सो इन दिस केस यश विल गेट अ हायर डिविडेंड देन नॉर्मल, and here Saloni is going to get a higher voting right than normal। तो ये आपका रहता है। तो स्वाद अनुसार जिसको जो भी मटेरियल देना है हम वो मटेरियल यहाँ पे उनके देते रहेंगे। आप बताओ ये क्लियर हुआ। यहाँ पे रौनक ने एक बोला है, सर आई हैव सीन द शेयर ऑफ टाटा मोटर्स DVR, सो इज दैट द कंपनीज ऑल शेयर्स आर डिफरेंशियल। हाँ, टाटा मोटर्स जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था। सो टाटा मोटर्स के आपको दो शेयर्स मिलेंगे। अगर आप टाटा मोटर्स को देखो, टाटा मोटर्स के आपको दो कैटेगरी के शेयर्स मिलेंगे। टाटा मोटर्स का आपको एक ऑर्डिनरी शेयर भी मिलेगा, और टाटा मोटर्स का आपको DVR भी मिलेगा। ओके, आप बताइए ये क्लियर हुआ। ओके, ओके, तो ये रहा आपके पास ऑर्डिनरी शेयर एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको देखना है। अब आप मुझे ये वाले स्लाइड को देखो और मुझे बताओ, कैन अ कंपनी हैव ओनली इक्विटी शेयर्स। रौनक ने यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, सो व्हेन दी शेयर्स आर ट्रेडेड सो न्यू शेयर होल्डर्स आल्सो गेट्स ऑल द राइट्स। एब्सोल्युटली, जब DVR वाले शेयर्स ट्रेड होते हैं और आप DVR वाले शेयर्स को लेते हो तो आपको मिलता है,
राइट। अभी ये वाला जो डीवीआर है, इनको 6% डिविडेंड मिलता है, जबकि इनको सिर्फ 1% ही डिविडेंड मिल रहा है। 2006 के अंदर जब इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को 1% डिविडेंड मिला, बट इनको 6% डिविडेंड मिला। और ये कभी हुआ था? 2006 में। आप देखो, ऐसा होता है। अब आप ये वाले स्लाइड को देखो और मुझे बताओ, कैन अ कंपनी हैव ओनली इक्विटी शेयर्स? कैन अ कंपनी हैव ओनली इक्विटी शेयर्स? क्या सिर्फ इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं कंपनी में? यस। क्या कंपनी में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं? क्या कंपनी में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं? नो। चलो जी, आप दोनों, आप सब ने करेक्ट आंसर किया। अब आप मुझे लॉजिक बताओ। अब आप मुझे लॉजिक बताओ, ऐसा क्यों? आप मुझे लॉजिक बताओ, आपने ऐसा क्यों बोला? अब ध्यान रखना, आपको आंसर कैसे करना है? फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं कि हाँ सर हमें लगता है। इस स्लाइड में आपको दो ऐसे शब्द मिलेंगे, इस स्लाइड में आपको ऐसे दो शब्द मिलेंगे जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि एक कंपनी में सिर्फ इक्विटी हो सकता है, बट प्रेफरेंस, सिर्फ प्रेफरेंस नहीं हो सकता, प्रेफरेंस सिर्फ पार्ट ही रहेगा। करेक्ट। एक तो ये, दूसरा आप देखो, विच वुड कैरी प्रेफरेंशियल राइट। तो आप देखो, प्रेफरेंशियल राइट होने के लिए किसी के ऊपर तो प्रेफरेंस होना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट हैव प्रेफरेंस, मतलब रेस में अगर आपको नंबर 1 आना है तो कोई ना कोई तो नंबर 2 होना पड़ेगा ना। या अकेले रेस में भाग के बोलो कि देखो मैं फर्स्ट आया? बताओ, पॉइंट समझा? तो प्रेफरेंशियल राइट होने के लिए उनके पास किसी के ऊपर तो प्रेफरेंस होगा, तो ये पॉइंट आ जाता है आपका। ओके, तो ये रहा हमारे पास द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल: इक्विटी, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, डीवीआरस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। Provided that nothing contained in this act shall affect the rights of preference shareholder who are entitled to participate the proceeds of the winding up before the commencement of this act. तो आज की डेट में ये आपके लिए मतलब कोई एप्लीकेबिलिटी आपका इसका नहीं है। अब देखो यहां पर आपको मुझे एक रूल बताना है, और वो रूल किसके लिए है? द रूल इज विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अगर आपको डीवीआर इशू करना है तो डीवीआर के लिए क्या कंडीशंस है? और लेक्चर स्टार्ट किया था उसके जस्ट पहले हमने एक एग्जाम क्वेश्चन भी देखा था, 6 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन यही था, दैट व्हाट आर द कंडीशंस टू इशू डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डीवीआर इशू करने के लिए क्या कंडीशंस है? सो व्हाट आर द कंडीशंस टू इशू द डीवीआर? इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? इसका आंसर आपको मिलेगा रूल नंबर 4 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। अब यहां पर सबसे पहले पॉइंट क्या है? सबसे पहला ये पॉइंट आप एक याद रख लो, ये थ्रू आउट आपको पूरे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स में आंसर कॉमन मिलेगा। जब भी कंडीशंस आएंगे ना, जैसे कंडीशंस फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, कंडीशंस फॉर बोनस, हर जगह पहला पॉइंट आपका कॉमन रहेगा, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय the articles of association of the company। आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें ये रहेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सेकंड, यहां पर जब आपको डीवीआर इशू करना है
तो आपको ऑब्वियस सा बात है बाकी शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो आप बाकी शेयर होल्डर से परमिशन कैसे लोगे? तो आप मुझे बताओ किसी भी कंपनी में परमिशन कैसे लिया जाता है? सर या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। तो यहां पर आपको क्या बोला गया है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ordinary resolution would be passed. Okay, so the company needs to pass the ordinary resolution. इसके अलावा यहां पर क्या बोला गया है कि कंपनी के पास कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। किसका? प्रॉफिटेबिलिटी का, पिछले 3 साल में कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, राइट, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। पिछले 3 साल का आपके पास कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेबल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा मुझे बताओ कंपनी ने, अब इस कंडीशंस के रिगार्ड में मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे पूछ रहा हूं। फॉर एग्जांपल कंपनी डीवीआर इशू कर रहा है कभी 2021 में, यहां पर कंपनी डीवीआर इशू करना चाहता है। तो आप पिछले 3 साल को देखोगे 2020, 2019 एंड 2018, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज 17-18, दिस इज 18-19 एंड दिस इज 19-20 एंड 2021 में आप डीवीआर इशू करना चाहते हो। कंपनी ने यहां पे डिविडेंड डिक्लेयर किया, यहां कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया और यहां कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्या यहां पे डीवीआर इशू किया जा सकता है? क्या डीवीआर इशू किया जा सकता है? रौनक नो, धवल नो, प्रथमेश नो, ऋतिक नो, नेमिन नो। ओके, अब यहां पर आप देखो, वेरी गुड वेरी गुड, नेमिन ने यहां पे करेक्ट इंटरप्रिटेशन किया। सर यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है ना वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है। तो आपको यहां पर यह देखना होगा कि सर यहां डिविडेंड क्यों नहीं डिक्लेयर किया, राइट। सो ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, दिस वाज ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। तो इन दिस केस ये क्या हो जाएंगे? इन एलिजिबल, करेक्ट। लेकिन सपोज करो अदरवाइज, भाई प्रॉफिट तो कमाया था पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, हम उस प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं डिक्लेयर करने का मन है, शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो शेयर होल्डर को अभी क्यों रिटर्न देना है, डिविडेंड एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, तो फिर यहाँ पे एलिजिबल हो। समझा बच्चा लोग? ये वाला पॉइंट समझा, राइट, कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी नहीं है बट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद अगला पॉइंट जो है ये आ जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया हुआ है? द कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी का जो एनुअल रिटर्न है और जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये दोनों ही आपने फाइल नहीं किया। ठीक है, ये दोनों ही आपने फाइल नहीं किया इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है?
दोनों में से कोई भी एक अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो गए काम से। अरे बताओ जी, ये क्लियर हुआ? दोनों में ही आपने कहीं डिफॉल्ट नहीं किया हो। फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन यहां पर आता है कि सपोज करो कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ठीक है, सो देयर शुड बी नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, देयर शुड बी नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन, देखो कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया था, अब वो डिविडेंड को पे नहीं किया तो तकलीफ हो जाएगा। सो देयर शुड बी नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। तो अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसको आपने पे कर दिया है, उसको होल्ड करके नहीं रखा या उसमें डिफॉल्ट नहीं किया आपने। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ मच्योर्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, कंपनी ने डिपॉजिट्स को लिया और वो डिपॉजिट्स मच्योर हो गए, क्योंकि डिपॉजिट्स एक तरीके का बोरोइंग हो गया, आपने कुछ टाइम के लिए पैसे लिए, अब वो पैसे आपको रीपे करने हैं और वो आपने रीपेमेंट नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर यहां पे आपके लिए नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। इसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, अभी प्रेफरेंस शेयर्स जो कि क्या हो गए थे, विच वर ड्यू, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स है, दीज प्रेफरेंस शेयर्स वर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, और आपने वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं किया, नहीं किया तो फिर आपने यहाँ पे वापस डिफॉल्ट कर दिया है। या फिर एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन द डिपॉजिट्स और लेट्स से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। इनमें से किसी में भी डिफॉल्ट आपका नहीं हुआ हो, इनमें से कहीं पर अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिर आप गए काम से। इसके अलावा कंपनी ने नहीं डिफॉल्ट किया हो, ठीक है, कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड, अभी ध्यान रखना इसमें वर्ड क्या यूज किया है, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। मतलब सपोज करो मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, बाद में उसको रीपे नहीं किया या डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए थे, मैंने फिर उसको रीपे नहीं किया, हावेवर डीवीआर इशू करने के पहले मैं सारे पेमेंट कर देता हूं, तो मेरे पाप धुल गए। लेकिन कुछ ऐसे डिफॉल्ट्स हैं जिसमें अगर इमीडिएट, सर डी पॉइंट क्या लिखा है, डी पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो मैं एक काम करता हूं, डी पॉइंट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देता हूं। सो इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, एंड पॉइंट नंबर ई प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपने इन सब में डिफॉल्ट नहीं किया हो तो सर अगर सपोज डिफॉल्ट हो गया, सर गलती से एक बार प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना था, डिफॉल्ट हो गया, सर डिविडेंड देना था याद नहीं रहा, अब हमने पे कर दिया है, तो क्या अब आप डीवीआर इशू कर सकते हो, क्या अब आप डीवीआर इशू कर सकते हो? आंसर इज यस। अब आप देखना सिक्स्थ पॉइंट में जो आपको मैं डिफॉल्ट बताऊंगा उसमें डिफॉल्ट ठीक करने के बाद आप रीपेमेंट नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है, कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड, ओके, द कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन, अब देखो यहां पर क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले तो आ रहा है कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन द,
ओके, आई एम सॉरी, आपने शायद ओके, आई थिंक आई वाज ऑन म्यूट। ये एक मेरे से मिस्टेक हो गया था। ये रीपेमेंट अपना प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, दिस इज ओनली पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, दिस वाज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इफ यू हैव नॉट डिफॉल्टेड। तो ये रीपेमेंट ऑफ अपना प्रेफरेंस डिविडेंड का जो डिफॉल्ट है वो यहाँ पर है, सिक्स्थ वाले पॉइंट में। फिफ्थ वाले पॉइंट में इट्स ओनली पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इक्विटी। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इफ यू हैव नॉट डिफॉल्टेड इन, अच्छा चलो पहले आपको ये दोनों डिस्टिंक्शन क्लियर हो जाएगा, फिर इसके पॉइंट्स बता देता हूँ। व्हाट if defaulted, see, what if defaulted, if defaulted then you will have to make good the default। आपने जो भी यहाँ पे डिफॉल्ट किया उसको ठीक करो। जैसे रीपे में आपका प्रेफरेंस डिविडेंड था, डिफॉल्ट कर गए, अभी उसको आप पे करो। उसके बाद आफ्टर 5 years, आप देख रहे हो 5 साल का आपका वेटिंग पीरियड हो जाएगा। आफ्टर 5 years द कंपनी विल बी एबल टू इशू द डीवीआर। बट अगर आप यहां पर देखो नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, तो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट की वजह से हम यहां पर वर्ड क्या बोलेंगे। तो सपोज करो द कंपनी हैज डन द डिफॉल्ट, दिस डिफॉल्ट इज मेड गुड। So once the default is made good, now the company can issue DVR. It need not wait. अरे समझा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब शायद इसको आप ज्यादा अच्छे से लिंक कर पाओगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन। अब ये जो टर्म लोन है आपका, टर्म लोन किससे किससे हो सकता है। टर्म लोन हो सकता है आपका किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। टर्म लोन हो सकता है आपका स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। टर्म लोन हो सकता है आपका किसी शेड्यूल्ड बैंक से। तो अगर आपने इनके अंदर डिफॉल्ट कर दिया, और इनफैक्ट टर्म लोन ही नहीं, टर्म लोन और इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने डिफॉल्ट किया अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज। व्हाट आर स्टैट्यूटरी ड्यूज, व्हाट आर स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो आपको किसी लॉ के अंडर पे करना है। जैसे कि आपका हो गया, जैसे स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया। सैलरी हेड हो चुका है टैक्स में, टैक्स में आपका सैलरी हेड हो चुका है। हाँ, तो ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, फिर आप ये काफी अच्छे से यहाँ पे समझते हो। या फिर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट किया इन क्रेडिटिंग द इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड। आपको कोई अमाउंट था जो कि आईपीएफ में डालना था, वो आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो ये आपके पास गया, तो आप यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। सेवेंथ पॉइंट आपके पास यहाँ पे आएगा, दैट द कंपनी इज नॉट पीनलाइज्ड। ठीक है, आपके ऊपर कोई भी इस तरह से पेनल्टी नहीं लगा हो बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। बट सर ये क्यों, मतलब किसके रिगार्ड में बात हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर द आरबीआई एक्ट, या फिर आपका सेबी एक्ट, ठीक है, या फिर एससीआरए, या फिर फेमा, या फिर कोई और स्पेशल एक्ट, इसके अंडर आपको पिनलाइज नहीं किया हो। सर अगर पिनलाइज कर दिया तो, अगर भाई पिनलाइज कर दिया तो पिछले 3 साल के अंदर नहीं होना चाहिए, इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में आपके साथ ये नहीं हुआ हो, अगर हो गया तो फिर आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। मतलब भाई आपका, जैसे यहाँ पे 5 साल का वेटिंग पीरियड है, वैसे ही आपका यहाँ पे 5 साल का वेटिंग पीरियड हो जाएगा। तो ये आपके 7 पॉइंट्स हैं। अब आपके पास आता है एट्थ पॉइंट। अब एट्थ पॉइंट थोड़ा ध्यान से आप देखना, वैसे ये स्टार्ट में आ जाना चाहिए था, बट अभी आपको बताया। ये जो आपके शेयर्स है ना विथ डिफरेंशियल राइट्स, सो द शेयर्स with differential rights, rather
the total share with differential rights, this should not exceed, this should not exceed 26% of total post issue paid up capital, or rather paid up equity share capital, including जो अभी आप यहां पे शेयर्स को इशू कर रहे हो, इंक्लूडिंग द शेयर्स टू बी इशूड। क्या आपको ये पॉइंट समझा? ये आपको पॉइंट समझा? तो सपोज A is the shares, ordinary equity shares, B is the differential voting rights वाले shares, ये आपके पास ऑलरेडी है, प्लस अभी जो आप ये है C, ये नए वाले DVRs आप इशू कर रहे हो, दिस इज इक्वल टू लेट्स से D, और ये हो गया आपका टोटल। तो A क्या है? A इज ऑर्डिनरी, ये हो गया आपका DVR ओल्ड, ये हो गया आपका DVR न्यू, और ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये क्या बता रहा है? डी का मैक्सिमम 26%, ठीक है, डी का 26% हो सकता है बी प्लस सी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ये समझा आपको? ये समझा आपको? सिंपल। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आप मुझे बताओगे कि क्या यहां पे ये वाला कंडीशन ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है। यश बोल रहा है रिपीट। देखो यश, यहां पर जो फ्रेज लिखा हुआ है वो क्या है? दैट द टोटल शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स, ठीक है, द वोटिंग पावर बेसिकली, ये जो आपका वोटिंग पावर है, द वोटिंग पावर ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, दिस शुड नॉट एक्सीड 26% of the total post issue paid up share capital. सॉरी, ये आई थिंक इसमें चेंज हुआ है, सॉरी, ये 74 है। ये अमेंड हुआ है 2019 के अंदर, 74, दिस शुड नॉट एक्सीड 74%। तो आपके जो ऑलरेडी शेयर्स हैं वो डीवीआर वाले, और जो नए शेयर्स आप इशू कर रहे हो, इनका कंबाइंड वोटिंग पावर आपके पोस्ट इशू शेयर कैपिटल का 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर है? ये अभी क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर एक मेरा मिस हो गया। इसमें भी अगर आपने डिफॉल्ट कर लिया ना, तो आपके पास 5 years का कूलिंग पीरियड आ जाएगा। मतलब डिफॉल्ट करने के बाद आपको 5 साल यहां पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहां 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल के अंदर आप मुझे बताओगे कि क्या यहाँ पे डीवीआर गलत तरीके से इशू किया गया है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखो एक कंपनी में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000, और इनका फेस वैल्यू है 10 रुपया, ठीक है।
इसमें से, और ये हो गया आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दिस इज योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इसमें से आप ये देखो, 5,000 शेयर्स जो है, ठीक है, 5,000 शेयर्स जो है, ये ऑलरेडी इशू किया गया है एज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये ऑलरेडी आपका इशू किया गया है। और 1,000 शेयर्स जो है, ठीक है, ये क्लास ए का है, मतलब ये डीवीआर है आपका। और इसके अलावा अभी कंपनी प्रपोज कर रहा है कि वो 4,000 शेयर्स इशू करे, ये भी कौन सा है, डीवीआर वाला है। सो इट इज प्रपोज्ड टू बी इशू। तो आप मुझे बताओ, क्या ये जो कंपनी ने 4,000 शेयर्स को इशू करने का सोचा है, क्या ये इन वायलेशन है या नहीं? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? रौनक बोल रहा है यस, बिकॉज इट इज लेस देन। क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे, अब आपको समझ में आ रहा है ए बी सी डी, ये जो मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था, ये देखो ए बी सी डी, तो ये हो गया आपका ए। रादर अब इसमें ए बी सी डी अगर करूंगा तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। सो ए प्लस बी, करेक्ट, प्लस सी इज इक्वल टू डी। और मैंने आपको बताया था डी का मैक्सिमम 74% कैन बी बी प्लस सी। तो आप यहां पे देखो ए कितना है, दिस इज 5,000, ये कितना है 1,000, और ये हो गया 4,000। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 10,000। अब आप देखो 10,000 इज टोटल, एंड बी प्लस सी कितना है, बी इज 1,000, सी इज 4,000, so this is total 5,000। so 5,000 divided by 10,000 into 100, this is what, this is 50%, which is within the limit of 74%। आप बताइए, क्लियर, इज दिस क्लियर, राइट? तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इसी के साथ हमने आज ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया, 1 घंटा सवा घंटे के अंदर सिर्फ सेक्शन 43 को कवर किया है। अब हम सेक्शन 43 को कल एक बार फिर से ब्रश अप करेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सेक्शन 44 टुमारो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, टेक केयर, बाय बाय।